नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पर बारूद की खोज करने वाला सिर्फ तबाही चाहता था, ये कह पाना आसान नहीं है। लेकिन जो तबाही करने की ठान लेते हैं, वो फूलों को भी हथियार बना सकते हैं। क्या हुआ? अरे पता नहीं, मेरे को सुई चुभाया, मेरा बैग लेके भाग गया। साल 2015 की शुरुआत में यूपी के भीड़ भरे बाजारों में लूट की कुछ ऐसी वारदातें हुई जिनकी मोडस ऑपरेंडी में हथियार था इंजेक्शन। एक के बाद एक होते इन हादसों से उन खौफजदा लुटेरों का नामकरण हुआ इंजेक्शन गैंग। इस केस में विक्टिम ऐसी आपबीती से गुजर रहा था कि उसे भनक तक नहीं हुई कि कोई पीठ पीछे ऐसे मुखौटे में था जिसकी तलाश में पुलिस वालों की नींदें भी उड़ने वाली थी। रोहित जी, नाश्ता नहीं किया, कम से कम टिफिन तो लेते जाइए। समझ लो उपवास रख लिया आज। निर्वंश हो जा सरपंच, तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा, तू निर्वंश हो जा सरपंच, तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा। बहू कितनी बार बोले हम, रिंकू को बाहर मत लेके आया करो, अंदर लेके जाओ। सरपंच तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा सरपंच, तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा सरपंच, चलिए तू निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा सरपंच। अरे रोहित, क्या हुआ तुझे? इतना अपसेट क्यों है? घर से झगड़ा करके आया क्या तू? मम्मा आ गए, मम्मा आ गए, मम्मा आ गए, पापा भी आने वाले, पापा आने वाले। 26 अगस्त 2016 की शाम सविता मिश्रा अपने पति रोहित मिश्रा की इंतजार में अपने 9 महीने के बेटे रिंकू की बिलखती किलकारियों को उसके पिता के लौट आने की उम्मीद का दिलासा दे रही थी। वहीं रोहित मिश्रा दिन भर की थकान और अपने जीवन के कुछ अस्पष्ट तनावों से जूझता हुआ अपने घर लौटने ही वाला था कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? पता नहीं यार, कुछ चुभा। चुभा? ऐसे खून निकल रहा है। पर्स मोबाइल चेक कर एक बार। हाँ सब है। चल चलते हैं। रोहित, 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 रोहित। होश आया? नर्स, डॉक्टर मुखर्जी को बुलाओ, उनसे कहो इमरजेंसी है, और तुम जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। कैसे? हेलो डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा बेटा? कंडीशन ठीक नहीं है, पेशेंट कोमा में चला गया है।
सर, पेशेंट के गले में सिरिंज के जरिए पॉइजन इंजेक्ट किया गया है। पॉइजन क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, मगर पॉइजन इतना सेंसिटिव है कि बॉडी के सेंट्रल नर्व सिस्टम को पैरालाइज कर दिया है। डॉक्टर इमरजेंसी है। एक्सक्यूज मी। सिस्टर, इंजेक्शन रेडी करो। सर, यहीं पे इंजेक्शन अटैक हुआ सर। ना मैं देख पाया ना रोहित ने। रोहित का बैग या पर्स वगैरह कुछ गायब हुआ? नहीं सर, कुछ गायब नहीं हुआ। सर, आसपास कोई सीसीटीवी नहीं मिला। सिरिंज अटैक करने वाले को भी किसी ने विटनेस नहीं किया। मैंने अपने खबरियों को काम पे लगा दिया है कि पता करें इस इलाके में कौन सा इंजेक्शन गैंग एक्टिव है। नहीं सही, अगर ये काम इंजेक्शन गैंग का होता तो फिर रोहित के साथ लूट क्यों नहीं हुई? और वैसे भी अभी तक हमारे पास इंजेक्शन गैंग के जितने भी मामले आए हैं, किसी में भी विक्टिम पे पॉइजन अटैक नहीं हुआ। तो फिर रोहित को बिना लूटे उसको पॉइजन इंजेक्ट क्यों किया गया? इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही ये सवाल खड़े हो गए थे कि रोहित पर हुआ इंजेक्शन अटैक अगर एक नाकाम लूट का मामला था, तो लूट का इरादा रखने वाले इस इंजेक्शन गैंग ने आज से पहले किसी विक्टिम पर पॉइजन इंजेक्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी इंफॉर्मेशन के जरिए इंजेक्शन गैंग से जुड़े हिस्ट्री शीटर्स और ब्लैक लिस्टेड लोगों को एक के बाद एक तलब करके रोहित पर हुए इस जानलेवा हमले की गुत्थी को साफ करना चाहती थी। साहब, हमारे सिरिंज में तो सिर्फ पानी होता है, डिस्टिल वाटर साहब। साले आदमी वहां जहर से मर गया और तू पानी पानी कर रहा है। साहब, हमने उस आदमी को सुई नहीं छुपाई साहब। हमारी कोई नियत नहीं है किसी को भी मारने की साहब। हम तो लोगों को सुई छुपाते और उनको लूट लेते साहब। रोहित पर हुए अटैक में किस गैंग की भागीदारी थी ये साफ नहीं था, लेकिन रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या में इस्तेमाल किए गए जिस पॉइजन का जिक्र आया, उसने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रोहित के ब्लड में कोबरा का जहर मिला, लेकिन कोबरा के जहर के साथ मिडाजोलम और फुटपिन नाम के केमिकल लिक्विड मिक्स किए गए, जिसकी वजह से बॉडी पैरालाइज हो गई और इनिशियल स्टेज पे पॉइजन के सिम्टम्स नहीं दिखे। यानी किसी ने पर्पसली ऐसा पॉइजन बनाया जिससे कि बचने की कोई गुंजाइश ही ना हो। पता लगाओ रोहित की लाइफ में कौन ऐसा है जिसका मोटिव रोहित को मारने का हो सकता है। सर, निर्वंश हो जा तू, निर्वंश हो जा तू। तेरा वंश खत्म हो जाए, तेरा वंश खत्म हो जाए। निर्वंश हो जा तू। क्या है जख्म का नासिर बना रहे हो? चलो निर्वंश हो जा, चलो, निर्वंश हो जा तू, निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा, निर्वंश हो जा तू। तेरा वंश खत्म हो जाए, निर्वंश हो जाए, तेरा वंश खत्म हो जाए, निर्वंश हो जा तू। सुनिए जी, ये कौन है आदमी जो इतना चिल्ला रहा था? ये रोहित के ताऊजी हैं, सरबन मिश्रा के बड़े भाई। क्यों चिल्ला रहे थे? सर, ये हमेशा ऐसी बद्दुआएं देते रहते अपने छोटे भाई को कि वो निर्वंश हो जाए, निर्वंश हो जाए। आधी बद्दुआएं तो इनकी लग भी चुकी है। आदि मतलब? सरबन का एक बेटा तो मर गया है, भगवान दूसरे को बचाए इसकी बद्दुआ से। साहब, हमारे बड़े भाई साहब के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चों का देहांत होने के बाद भाई साहब एकदम पगला गए, सबको श्राप देते हैं। पता चला आपके भी 2 बेटे हैं। आपका दूसरा बेटा कहाँ है? उसे ट्रैकिंग का शौक है, वो हफ्ता भर पहले ही उत्तरांचल गया है। उसे तो पता भी नहीं है साहब के उसका बड़ा भाई। आपने उसको फोन नहीं किया? फोन किए थे साहब, लेकिन वो नेटवर्क नहीं मिल रहा था। आपके पड़ोसियों को लगता है कि आपके बड़े भाई की बद्दुआ लग गई आपको। आपको क्या लगता है रोहित के मर्डर में किसका हाथ हो सकता है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। हम तो कोयले के व्यापारी हैं, मेहनत मजदूरी करके रोहित को पढ़ाया लिखाया। उसकी बैंक में डिप्टी मैनेजर की जॉब लगी तो सोचा कि बुढ़ापा सुधर जाएगा, लेकिन क्या पता था साहब हमारी आस ही मर जाएगी।
सविता जी, आपको किसी पे कोई शक? साहब हमको नहीं लगता कि उस बैंक वाले को इंजेक्शन गैंग वाले लोगों ने मारा होगा। उठाईगिरी लोग हैं साहब, 4 अंडे खाते ही सब उगल देते हैं, तो उन लोग से मर्डर करवाने का रिस्क कोई नहीं लेगा साहब। देख, मर्डर तो पूरी प्लानिंग से हुआ है। रोहित बैंक में डिप्टी मैनेजर था, उसे ना चाहने वाले भी बहुत लोग होंगे, और जिस वक्त अटैक हुआ वो अपने कलीग राहुल के साथ था। एक काम कर, उस राहुल की भी फील्डिंग लगा और ये भी पता कर कि बैंक में रोहित का किसी से 36 का आंकड़ा तो नहीं था। सुनिए साहब, जो कुछ बोलना है हमें बोलिए, इन्हें कुछ मत बोलिए। ये किसी की कुछ बात नहीं समझते। लेकिन इन्हें गालियां दे दे के दूसरों को कोसना आता है। सबको नहीं कोसते, ये सरपंच को ही कोसते बस। उसे ही क्यों? खा गया वो हमारे बच्चों को। साहब, 20 साल पहले की बात है, जब हम गांव में थे, हमारे बच्चे उस सरपंच के आंखों के सामने खेल रहे थे और खेलते खेलते पैर फिसलकर तालाब में गिर गए। और एक कमीना सरपंच खड़े खड़े देखता रहा। तैराक है वो, फिर भी जानबूझकर उसने नहीं बचाया ताकि हम दोनों के गुजरते ही सब कुछ उसका हो जाए। यही बात से इनका दिमाग हट गया और गांव की जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर हम शहर चले आए। तो ये मरतूत ये भी पीछे पीछे चला आया। आपके पति कुछ काम काज भी करते हैं या सिर्फ अपने भाई को ही कोसते रहते हैं? साहब, घर के पीछे 2 दुकानें हैं, उसका किराया आ जाता है, बस हमारी जिंदगी चलती रहती है। पर अब कुछ नहीं रहा, अब मौत का इंतजार है। साहब, इनको चीनी का बीमारी है, वो इंश्योरेंस का इंजेक्शन लगाते हैं। मोहल्ले वाले कह रहे हैं ये दर्शन पागल है, लेकिन ये इंजेक्शन खुद ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित के मर्डर में दिमाग इसी का हो? सर देहाती है, कोबरा के जहर का बंदोबस्त तो कर ही सकता है। इस दर्शन की पूरी हिस्ट्री निकालो, पता करो क्राइम सीन पे इसे किसी ने देखा था क्या। सर, पुलिस एक तरफ ये जानने में जुट गई कि कहीं रोहित के पिता के बड़े भाई की बद्दुआ में किसी अपराध की मंशा तो नहीं छिपी थी। वहीं पुलिस इन्फॉर्मर्स के जरिए यह भी पता लगाया जा रहा था कि कहीं रोहित के मर्डर का एंगल रोहित के कामकाज से तो नहीं जुड़ा था। लेकिन फिलहाल पलड़ा रोहित के पिता और उनके भाई की पुरानी रंजिश का ही भारी था। जिस शाम रोहित का मर्डर हुआ, तुम भी उसी मार्केट में थे, क्या करने गए थे वहां? साहब, रसोई का सामान खत्म हुआ था, वही लाने गए थे। चाहे तो आप उससे पूछ लीजिए, सामान की रसीद भी है। रसीद कटा के रखने से हम तुम्हारी बात को सच मान लेंगे? साहब, इन्हें अगर कुछ करना होता ना तो 20 साल थोड़ी इंतजार करते। सर रसीद सही है, रसीद पर 4 बजे का टाइम है, जबकि रोहित पर अटैक शाम को 5 बजे हुआ है। दर्शन उसकी पत्नी पार्वती 5:30 बजे घर गए। गुप्ता, उस बाजार से दर्शन और पार्वती के घर की दूरी ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की है। हो सकता है उन लोगों ने 4 से 5 बजे तक वहां इंतजार किया हो और फिर रोहित पर अटैक करके वहां से चंपत हो गए। लेकिन सर कोई एविडेंस नहीं है, उसके घर से सिर्फ इंसुलिन मिला है, क्राइम सीन पे भी उसे नहीं देखा गया है। इवन रोहित का दोस्त राहुल ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन गुप्ता, किसी ना किसी ने तो दुश्मनी निकाली ही है। दुश्मनी का तो पता नहीं साहब, हाँ लेकिन बड़े भाई साहब पागलपन में बद्दुआ तो देते हैं। सरपंच तू निर्वश हो जा, निर्वश हो जा। पागलपन में हमारे बेटे को मार दिए हो तो सब उसका कोई अंदाजा नहीं है हमें। अगर आपके बड़े भाई साहब आपके पहले बेटे रोहित को मार सकते हैं तो वो दूसरे बेटे बॉबी को भी मार सकते हैं। आपने बॉबी को फोन किया? हाँ साहब, आज सुबह दोबारा किए थे, लेकिन
लगा नहीं। एक काम कीजिए, हमें बॉबी का फोटो और फोन नंबर दीजिए। अभी लाते हैं। The number you have called is currently not reachable. सर बॉबी का फोन नॉट रीचेबल। सरबन ने कहा था कि बॉबी उत्तरांचल गया है। ये बॉबी के फोन की लास्ट लोकेशन निकालो, पता करो उसका फोन लास्ट टाइम उत्तरांचल के किस एरिया में एक्टिव था। साहब रोहित का कोई भी बैंक वाला ऐसा नहीं है जिसने रोहित से दुश्मनी निकाला हो, लेकिन 6 महीने पहले था। रोहित ने उसके साथ अपने साले को भी अंदर करवाया था। साला? साला कौन है? रोहित की बीवी ना सविता, उसका छोटा भाई है रघु दुबे। साहब वो बैंक वाला अभी तक जेल में सड़ रहा है, लेकिन ये 15 दिन पहले बाहर आया है। सुनने में आया कि 1 नंबर का गंजड़ी साहब, सुई से ड्रग लेता है साहब। क्या पता वही सुई चुभा दिया होगा जीजा को। साहब रघु घर पे रहता कहाँ है? 6 महीने से तो जेल में था। अपने जीजा के जाने के बाद हमसे मिलने तक नहीं आया। रघु का नंबर दीजिए हमें। हाँ, अभी देती हूँ। इसके लिए आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर फोन बंद आ रहा है। हाँ सर, रघु को नशे की आदत थी, पर हमको उससे मिले अरसा हो गया सर। वो उस वक्त कहाँ होगा हमको कुछ नहीं पता है। रघु को उसके जीजा ने ही जेल करवाई थी, ये तो पता ही होगा आपको। हाँ सर, बात ये था कि रघु अपना टैक्सी डालना चाहता था और उसी चक्कर में रोहित जी से वो उनके बैंक से लोन निकलवाने के लिए कहता रहता था। रघु, मैंने तेरा सिबिल रिकॉर्ड चेक करा है, नेगेटिव है, तुम्हें लोन नहीं मिल सकता। जीजू आपके होते हुए हमको लोन ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है? जीजू को चक्कर चला दिए ना, हमको बहुत जरूरत है। आप कर सकते हो। आप रघु, रूल्स होते हैं और मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता। और जीजू आप तो उसके बाद रघु ने क्या कांड किया हमको कुछ नहीं पता है। सर रघु तब के स्क्रूटनी ऑफिसर प्रकाश पांडे को रिश्वत देकर लोन क्लियर करवाना चाहता था। इस बात का पता रोहित को चल गया। कल तक पे ऑर्डर बन जाएगा, परसों तक तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। आज रात को मेरी पेशगी दे देना, वरना लोन अटका रहेगा। लाओ पे ऑर्डर लाओ, अभी कैश करवा देता हूँ। क्या जीजू छोड़ो ना, रहने दो। प्रकाश बाबू करवा दिए, आप नहीं करवा पाए तो बस इतनी सी बात है। और रूल तोड़ा है ना आपने, दोनों को जेल की हवा खिलवाऊंगा। ये तुमने ठीक नहीं किया। रोहित मिश्रा बहुत बस्ता हो तुम, देख रहे हैं हम तुम्हें। रोहित की हत्या में पुलिस अब तक रोहित के पिता और उसके पिता के बड़े भाई की रंजिश को उसकी हत्या की वजह मान रही थी, लेकिन इस बात की भी संभावनाएं खड़ी हुई कि कहीं रोहित की हत्या में रोहित के साले रघु दुबे का तो हाथ नहीं है। और जल्द ही ये संभावनाएं रोहित के भाई बॉबी के उत्तरांचल में होने के रहस्य को इस अपराध से जोड़ने वाली थी। बस देर थी रघु दुबे के मिलने की, और जल्द ही पुलिस ने पता लगाया कि जेल से छूटने के बाद आजकल रघु दुबे कहां था। अपने जीजा को। हाँ, ड्रग्स लेता हूं मैं, और मैंने भी अपनी लाइफ सेट करने का सोचा था। बोला था टैक्सी डालना है, लोन करवा दो, लेकिन वो जीजा, हट, काहे का जीजा। 6 महीना जेल में रहना पड़ा, नशा मुक्ति करना पड़ा, और जेल से बाहर आते ही अपने जीजा को मुक्ति दे दी। अरे बाजार में उसे सुई चुबो दी, जहर कहां से लाया था? अब आप क्या मुझे वो इंजेक्शन गैंग वाला समझ रहे हैं? अपने नशे के इंजेक्शन लगाते में हाथ कांपते हैं मेरे, और आपको लगता है कि मैंने भरे बाजार में उसके जहर का इंजेक्शन लगा दिया? सिंह, इसका नशा उतारो अच्छी तरह से, तभी उगलेगा ये। साहब मैंने कोई मर्डर नहीं किया, ये जहर वहर मेरे समझ के बाहर है बिल्कुल। इस सब के पीछे जीजा के भाई का हाथ है, अब वो भी सुई से ड्रग्स लेता है।
बॉबी ड्रग्स लेता था? जीजा को बड़ा गर्व था अपने भाई पर, फिर मैंने उसे नशेड़ी बना दिया। क्या ये क्या कर रहा है? तुमने लगाई ना मेरे भाई को? जीजा मुझ पर चिल्लाया, लेकिन नशे ने बॉबी की बुद्धि फेर दी। भाई भाई का दुश्मन बन गया। समझता क्या अपने आप को? मैनेजर होगा अपने बैंक का, हम पे मैनेजर दिखाए तो बाहर दूंगा उसको। सर बॉबी का फोन रोहित की हत्या के 2 दिन पहले से बंद है। लास्ट लोकेशन भी उसके घर के एरिया की ही थी। तो बॉबी के फादर ने हमसे ये क्यों कहा कि बॉबी उत्तरांचल गया था? उसे ट्रैकिंग का शौक है, वो हफ्ता भर पहले ही उत्तरांचल गया है। हाँ बोल साहब, एक इंपॉर्टेंट खबर मिली है। सब बॉबी तो हमको यही बोल के गया था कि उत्तरांचल जा रहा है ट्रैकिंग के लिए। बॉबी का फोन पिछले 1 हफ्ते से बंद है और आप कह रहे हैं वो उत्तरांचल में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉबी ने ही रोहित को मारा हो और आप बचा रहे हैं उसे? ये क्या बोल रहे हैं सर? बॉबी अपने भाई को मार ही नहीं सकता। क्यों सविता जी, आपको भी यही लगता है? जी, रोहित जी को कोई और मारा है। बॉबी ड्रग्स लेता था, ये बात जानते हैं आप लोग? हाँ साहब, इसका भाई रघु है ना, उसी की संगत में भटक गया था वो। लेकिन साहब हम संभाल लिया था उसको। अगर आपने बॉबी को संभाल लिया था तो फिर रोहित आपको छोड़कर क्यों जाना चाहता था? हमें यह भी पता चला है कि रोहित अपने बैंक के पास ही किराए का मकान ढूंढ रहा था। बता सकते हैं क्यों? साहब वो बॉबी की हरकतों से ही परेशान था, इसीलिए अपनी बीवी के साथ अलग रहना चाहता था। लेकिन साहब हमने बात किए थे, मना लिया था, वो अपना फैसला बदल चुका था। वो अगर रोहित ने अपना फैसला बदल लिया था तो फिर किराए के मकान के लिए उसने टोकन मनी क्यों दी? सविता जी, रोहित बॉबी की वजह से यह घर छोड़कर जाना चाहता था या वजह कुछ और ही है? बॉबी की वजह से। ये बॉबी का फोटो, ये उसका मोबाइल नंबर, ये 2 चीज और 2 इन्फॉर्मेशन। एक ये सुई से ड्रग्स लेता है और दूसरा बीएससी का स्टूडेंट। इसका बाप बोल रहा है कि रोहित की हत्या से 2 दिन पहले उत्तरांचल गया था, लेकिन इसका फोन इलाहाबाद में बंद हुआ। तू देख जरा, कहाँ मिलेगा ये? ठीक है साहब, देखता हूँ। एक बच्चा हम खो चुके हैं, बॉबी को ढूंढ लीजिए प्लीज। सब सच में कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमें तो लगता है साहब कि इस यमदूत ने कुछ किया है। दर्शन मिश्रा की बद्दुआ क्या सिर्फ उसकी जबानी भड़ास थी या उसके किए गए अपराध का कबूलनामा? ये पता लगाने के लिए पुलिस दर्शन के पागलपन को उसका दिखावा समझकर उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी, और वहीं रोहित की हत्या और बॉबी के अचानक गायब होने में रघु की भागीदारी को भी खंगाला जा रहा था। सर, दर्शन को पिटने के बाद भी वो निर्वंश की रट लगाए हुए, और रघु भी वहीं का वहीं है। साहब, ये रिपोर्ट देखिए साहब, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है साहब, उन्हें कुछ नहीं किया है साहब। देखिए रिपोर्ट, देखिए साहब। ये रिपोर्ट दिखाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? कि पागल आदमी मर्डर नहीं कर सकता? उनका शरीर देखिए, बीमारी से शरीर उनका आधा हो रखा है, अब चलते चलते हाथ नहीं लगते हैं साहब। हमारी मानो तो रोहित की बीबी के गिरबान में झांक कर देखो, खोट वही है। तुम कहना क्या चाहती हो? साहब, वो शादी के वक्त पेट से थी और शादी के बाद 7 महीने में उसे बच्चा हुआ। आपको यकीन नहीं तो आप पता कर लो। बैठिए। यह है आपके बेटे रिंकू की बर्थ सर्टिफिकेट। जन्म की तारीख 3 फरवरी 2016। रोहित से आपकी शादी हुई 26 जुलाई 2015 को। डिलीवरी प्रीमेच्योर नहीं थी। यह आपकी डिलीवरी रिपोर्ट। शादी के समय तुम 2 महीने पेट से थी, यानी कि यह बेटा रिंकू रोहित का नहीं है। क्या यह सही है? रिंकू रोहित का ही बेटा है। यानी कि शादी से पहले भी आपके रोहित से संबंध थे? सर, रोहित और सविता की शादी जुलाई में हुई थी, लेकिन शादी पक्की फरवरी में ही हो गई थी। तभी से दोनों मिलते रहे और घर उसी में रह गया। सर, ऐसी वैसी कोई बात होती तो रोहित मुझे बता देता पहले ही। तो आप ये साफ कर रहे हैं कि रोहित के मर्डर से उसकी बीवी सविता का कोई लेना देना नहीं? सर, मुझे जरा भी शक होता तो मैं आपको सब कुछ पहले ही बता देता था। रोहित के फादर का ये मानना है कि रिंकू रोहित का ही बच्चा है।
लेकिन हो सकता है ये बच्चा रोहित का ना होकर के किसी और का हो और रोहित ये बात अपने फादर को ना बता पाया हो। ये रोहित की बीवी सविता की हिस्ट्री निकालो, पता करो शादी से पहले उसका कोई अफेयर तो नहीं था। सर, रोहित के भाई बॉबी का गायब होना अब भी रहस्य बना हुआ था, लेकिन रोहित की शादीशुदा जिंदगी से जुड़ा एक नया एंगल पुलिस के सामने आया था। लेकिन क्या वो बच्चा वाकई रोहित का था? ये जानने के लिए पुलिस एक तरफ सविता के अतीत को खंगाल रही थी और वहीं बॉबी की तलाश भी जारी थी। और जल्द ही सविता से जुड़ी जानकारी के साथ पुलिस सविता के माता पिता से मिली। सविता का शादी के पहले से अफेयर था, ये एकदम सच है। हालांकि ये बात सविता ने हमें नहीं बताई, आप लोग बताइए। आप लोगों को ये राज पहले से पता था ना? देखिए, जो भी बोलिएगा सोच समझ के बोलिएगा, झूठ पकड़ा जाएगा। साहब, कॉलेज में वो किसी लड़के को प्यार करती थी। भाई गांजा पी के घूम रहता है और तू दूसरी जाति के लड़के के साथ इश्क लड़ा रही है। घर की मान मर्यादा की कोनो फिक्र है कि नहीं? माँ, साकेत बहुत अच्छा लड़का है माँ। पापा, वो हमसे शादी तक करना चाहते। चुप कर एकदम। बाप का कैंसर का इलाज करने का पैसा नहीं है और तू वो पापा के इलाज के लिए पैसे तक दे रही। चुप कर बेशरम, कहाँ पक्के जा रही है हैं? अरे दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? आप बैठिए। अरे कैंसर में नहीं, इन बच्चों की हरकत ही हमारी जान ले ली है। पापा, ऐसा मत कहिए प्लीज। साकेत तो खबरदार उसका नाम लिया हमारे सामने तो। अरे आज तुम्हें फंसाने के लिए वो पैसे दे रहा है और कल पैसों के लिए तुम्हें भेज दिया तो? पापा ऐसा। बस जाओ अंदर जाओ। इससे पहले कि हमारी इज्जत नीलाम करके दूसरे जात वाले के साथ भाग जाए, इसके हाथ पीले करने पड़ेंगे। शादी के समय सविता गर्भवती थी क्या? ये क्या बोले हो साहब आप? ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, आप लोग हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? ऐसा ना हो हमें बाद में पता लगे कि आप लोगों ने हमसे कुछ छुपाया है, अच्छा नहीं होगा फिर। सविता के माता पिता के बयान से यह साफ था कि शादी से पहले सविता ना सिर्फ साकेत नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, बल्कि उससे शादी भी करना चाहती थी। और यह भी साफ था कि रोहित से शादी से पहले से ही सविता गर्भवती थी। सविता के माता पिता के बयान की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने सविता के प्रेमी साकेत को पूछताछ के लिए बुलाया। ये बात सच है साहब कि हम सविता से प्यार करते थे, लेकिन सविता की फैमिली ने शादी की इजाजत ही नहीं दी और हमारी फैमिली ने भी। उसके बाद हमारी शादी कहीं और तय हो गई। शादी के बाद सविता से मिलना हुआ? सर एक ही शहर में रहते हैं, कभी कभी आमना सामना हो जाता है, लेकिन वो अपनी गृहस्थी में बिजी है और हम अपनी। उसकी गृहस्थी तो उजड़ गई। मतलब सर? उसके पति का मर्डर हो गया, तुम्हें नहीं पता? नहीं साहब, ये कब हुआ? लेकिन ये तो तुम्हें पता होगा कि शादी से पहले ही तुमने सविता को प्रेग्नेंट कर दिया था। सर आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हम उससे प्यार करते थे और हमारे बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना। साकेत का बयान सविता का पक्ष मजबूत तो कर रहा था, लेकिन सविता एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी थी जहां चारों तरफ से उंगलियां उसी के चरित्र पर उठने वाली थी। और जब एक औरत ऐसी परिस्थिति में होती है तो सच और झूठ चाहे जो भी हो, लेकिन उसका घिराव हमेशा शक की नजर से ही किया जाता है। और जब शक सच्चा साबित होता है तब अक्सर झूठ को मजबूरी बताया जाता है, और मजबूरी सिर्फ कायर ही नहीं, कभी कभी अपराधी भी बना देती है। साहब, इस बॉबी का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन इसके भाई रोहित की एक बात पता चली है। पता चला है कि वो किसी क्लिनिक में जाता था। क्लिनिक? कौन सा क्लिनिक? साहब वो गुप्त रोगों वाला क्लिनिक। आप बार बार एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। तुमने हमसे कहा कि रिंकू रोहित का बेटा है, जबकि सच तो यह है कि रोहित बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता था। ये रोहित की मेडिकल रिपोर्ट जहां से वो इलाज करवा रहा था वहां से हमें मिली है। अब तुम हमें सच सच बताओ कि रिंकू बच्चा किसका है? अब तुम सच बोलोगे या फिर डीएनए टेस्ट करवाएं तुम्हारा? सर वो रिंकू सविता और हमारा ही बच्चा है। हम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थे। इसी चक्कर में माँ बाप ने जल्दी जल्दी में रोहित जी से शादी करवा दी। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तो कहा था कि उन्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं पता था।
हमारी वजह से उन्हें इतना शर्मिंदा होना पड़ा। कैसे बताते आप लोगों को? शादी के बाद भी साकेत से मिलती थी? कभी कभी मिलते थे सर, भूल नहीं पाए थे हम उसको। लेकिन पिछले महीने उसने बुलाकर हमें प्रॉमिस लिया कि हम उससे दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसे क्यों? वो बोली कि हम अपने हस्बैंड को और धोखा नहीं दे सकते, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और तुम हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ। सर हम तो पहले भी नहीं मिलना चाहते थे, पर एक दिन साकेत हमें मार्केट में मिल गया। सविता, कैसी हो तुम? अच्छे हैं। लेकिन हम अच्छे नहीं हैं तुम्हारे बगैर। देखो साकेत, अब तुम्हारी भी शादी हो चुकी है और हमारी भी। लेकिन हम दोनों प्यार करते हैं। तुम हमसे एक बार कह दो, हम अपनी बीवी को तुम्हारे लिए छोड़ सकते हैं। पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते साकेत। बेहतर होगा तुम हमें भूल जाओ। देखो, हमें अवॉइड मत करो, वरना हम जाके तुम्हारे पति को सब बता देंगे। देखो सविता, मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सर हमें समझ नहीं आया कि खुद को रोकें या क्या करें, और हम आए दिन साकेत से मिलने लगे। और एक दिन रोहित जी के पापा को हम पे शक हो गया। क्या चल क्या रहा है आजकल? आए रोहित को बताएं क्या चल रहा है? वो हमें डांट नहीं रहे थे, बल्कि हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे। पापा जी वो हम पापा जी वो जूम करें। पापा जी, रोहित इंपॉर्टेंट था, ये बात तुम्हारे ससुर सरबन जानते थे? उन्होंने तो अपनी गंदी नीयत के चलते किसी को नहीं बताया, लेकिन रोहित जी ने कभी हमसे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन रोहित तो उस क्लिनिक में शादी के बाद भी अपना इलाज करवा रहा था। रोहित जी जानते थे कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते। हमसे अपसेट भी थे, पर उन्हें अपनी कमी पर खुद भी शर्मिंदगी थी। एक दिन हमने भी हिम्मत करके उन्हें जाके सब कुछ सच बता दिया। हम जानते हैं कि वो हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन हमें अच्छा लगा कि तूने खुद हमें सच बता दिया। हम आपसे कुछ और बात भी करना चाहते हैं, आपके पापा के बारे में। हम ये भी जानते हैं। क्या आप ये भी जानते हैं? हम सब जानते हैं, और वो भी ये जानते हैं कि हम सब जानते हैं। सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी नीचा दिखाते हैं। और हमने फैसला कर लिया कि हम इस घर में और नहीं रुकेंगे। हम रोहित जी के साथ नई जिंदगी बिताना चाहते थे, और इसलिए हमने साकेत को भी जाके बोल दिया। सविता, मेरी बात हमने कहा ना साकेत, हम रोहित जी को अब और धोखा नहीं दे सकते। आज के बाद हमसे मिलने की या हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। सविता, सर हमने उसकी फीलिंग्स की कदर की, अब फिर दोबारा हम उससे कभी नहीं मिलेंगे। सर साकेत को तो हमने अलविदा कह दिया, पर जब रोहित जी के पापा को पता चला कि रोहित जी हमारे साथ कहीं और रहने की सोच रहे हैं। ये क्या मजाक है रोहित? मकान बदलने की क्या जरूरत है? फैसला हो चुका बाबूजी, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी। रोहित जी, नाश्ता नहीं किया, कम से कम टिफिन तो लेते जाइए। समझ लो उपवास रख लिया हम आज। पर इससे पहले कि हमारी जिंदगी सुधरती, रोहित जी चले गए। सर हमको तो लगता है रोहित जी के पापा ही मारे रोहित जी को। राक्षस मारे, बॉबी को भी वही मारे। बॉबी को? शुक्ला जी, हम बाद में फोन करते हैं आपको। लेके जाओ इसे। अरे सर, चल। अरे सर, हमने क्या किया? लेकिन सर वो लड़की बकवास कर रही है, हमने उसकी कोई तस्वीर नहीं खींची और ना ही कोई गंदा रिश्ता बनाया। गंदा रिश्ता ही नहीं बनाया,
बल्कि अपने दोनों बेटों बॉबी और रोहित का मर्डर भी किया तुमने। फंस ना जाओ इसलिए फोटो डिलीट कर दी। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है सर। सर हमें तो लगता है कि ये सब सविता की चाल है। उसने अपने प्रेमी साकेत के लिए हमारे दोनों बेटों को मार दिया होगा और अब हमें फंस रही है। सर उसने सारी फोटो डिलीट कर दी होगी। सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सर, हमने अपनी आंखों के सामने देखा था उसको बॉबी को मारते हुए। हमें लग रहा है रोहित को भी उसी ने मारा होगा। अच्छी तरह से सोच के बोलो, बॉबी ने तुम्हें तुम्हारे ससुर के साथ देखा था या फिर साकेत के साथ? सर आप हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? हम सच कह रहे हैं। सर हमें तो ये तक नहीं पता था कि सविता का ससुर सविता के साथ इतना बुरा कर रहा था। हम सच कह रहे हैं सर, हमने तो उससे मिलना तक छोड़ दिया था। सरबन के टेम्पो को फॉरेंसिक के लिए भेजो। जिस दिन बॉबी गायब हुआ, सरबन, सविता, साकेत तीनों के फोन लोकेशन निकलवाओ। यह साफ है कि बॉबी को मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया। ये बॉबी को मारने वाला और रोहित को जहर भरा इंजेक्शन देने वाला इन्हीं तीनों में से कोई एक है। ये तीनों पिछले दिनों क्या कर रहे थे, किस किस से मिल रहे थे, सब पता लगाओ। सर ये साकेत के पिछले 2 महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इनमें एक आदमी प्रहलाद है जिससे लगातार बात हो रही थी। ये आदमी पैथोलॉजिस्ट है, ब्लड यूरिन की जांच करता है। हीरानगर में इसकी लैब है सर। चलो सब। साकेत मेरा दोस्त है सर। उसके पड़ोस में सैंपल कलेक्ट करने आता था। राह चलते मुलाकात हुई और दोस्ती हो गई बस। इस पैथोलॉजिस्ट प्रहलाद की पूरी हिस्ट्री निकालो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोबरा के जहर वाला इंजेक्शन इसी ने बनाया हो? हेलो, ठीक है, थाने में मिलते हैं। सर बॉबी का फोन बंद होने के बाद सरबन टेम्पो के साथ रामनगर सिग्नल क्रॉस करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है। ये देखिए सर, सरबन। इसके फोन लोकेशन के हिसाब से उस दिन ये रामनगर एरिया में गया था, जंगल वाला एरिया सर, और वहां से सीधा वापस घर। सर जो ह्यूमन बोन्स पुलिस को मिली उनका डीएनए टेस्ट होना अभी बाकी था, लेकिन शक के आधार पर सरबन मिश्रा को फिर से तलब किया गया। बता दो। चल सर, उस भिखमंगे शिवेंद्र की बेटी को घर लाने की सजा आई। पिछले महीने का भाड़ा लाया वो तुम्हारा, पता चला तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। क्या हुआ है? क्या बताएं सरपंच, डॉक्टर ने कैंसर बताया। अरे तो इलाज कराओ इसका। कैसे करवाएंगे इलाज? पैसा कहाँ है? और इसकी शादी भी करवानी है। पता नहीं सब कैसे होगा। अपनी बेटी दोगे? मतलब? देखो सारा इलाज मैं कराऊंगा, सारा खर्चा, ये घर का महीने का खर्च सब दूंगा। आप कैसे बात कर रहे हैं? आपके बेटे की उम्र की है वो? अरे मेरा बेटा है इसकी उम्र का, उससे ब्याहते हैं ना। अरे मुंह मीठा कराओ, अब तुम हो गए हो मेरे ससुर समधी। अरे क्या देख रहे हो, ये पकड़ो, अरे ये लो। उसके इलाज का पैसा दिया हमने और बदले में उसकी बेटी की इज्जत लूटी, उसके साथ जबरदस्ती की, बहू की मर्यादा का उल्लंघन किया, अपने बेटे की हत्या की। सिर्फ बॉबी को मारा है सर, सिर्फ बॉबी को मारा है हमने सर। रोहित को नहीं मारा हमने सर, रोहित को हमने नहीं मारा सर, हम सच बोल। सरबन ने मान लिया था कि बॉबी की हत्या उसने की थी, लेकिन रोहित की हत्या के षड्यंत्र में एक नहीं 2 लोगों की भूमिका थी। सर आपको गलतफहमी हो रही है सर, हमने कुछ नहीं किया। तेरे उस पैथोलॉजिस्ट दोस्त प्रहलाद की सारी हिस्ट्री निकाल ली है हमने। डीएनसी बैंक में अकाउंट है आपका? जी। 25 तारीख को 1.5 लाख रुपए, 27 तारीख को फिर 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए। कहां से आए थे इतने पैसे? और प्रहलाद ने मान लिया है कि तूने ही रोहित को मारने के लिए उसे पैसे दिए थे। हाँ, हमने ही रोहित को मरवाया। हमें लगा कि रोहित को अगर रास्ते से हटा देंगे तो सविता को हम तक आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी शादी वहां हुई जहां प्यार नहीं था, और जहां प्यार था वो हमें मिली नहीं। सविता को मिलने के लिए हमने ब्लैकमेल किया,
जबरदस्ती की। अगर वो रोहित, उस रोहित के चक्कर में आके सविता ने हमसे मिलना बंद कर दिया और फिर हमें लगा कि रोहित को रास्ते से हटाना हो, वो भी हमेशा के लिए। अखबार में खबर छपी थी, सिरिंज अटैक, और हमने इंटरनेट पर भी पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा जहर इस्तेमाल हुआ था जो सिरिंज से दिया जाता है, और जहर भी ऐसा कि कोई ये ना पता लगा सके कि आदमी की मौत कैसे हुई है। एक पैथोलॉजिस्ट प्रहलाद हमारे पड़ोस में आया जाया करता था, हमने उससे दोस्ती कर ली। हमारे बहुत मनाने के बाद हमारी उससे 3 लाख रुपए में डील तय हुई। कभी कभी रिश्ते चाहत से नहीं मजबूरी से बनते हैं, लेकिन निभते तभी हैं जब एक दूसरे की कमजोरी को सच्चे जज्बातों की ताकत दी जाती है। रोहित और सविता ने एक दूसरे की कमी को इसी भावना से स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन बुरी नीयत रखने वालों ने उन्हें ये नियति दी और वो चाहकर भी एक दूसरे के पूरक नहीं बन पाए। कहते हैं कि औरत बड़े से बड़ा दर्द बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन गलत सह के सहनशील बनना और उसे मजबूरी मानकर खामोश हो जाना ये सही नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। चल, कोई भी नहीं है। अरे कहाँ थे विराज इतनी देर? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे हे काय? खून? खून? काय झालं? विराज, बोलते क्यों नहीं विराज? अरे बोल ना, काय झालं? विराज, अरे क्या हुआ विराज? दरवाजा खोलो। बोलते क्यों नहीं विराज? विराज, विराज बोल तो सही, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। नासिक में बीच सड़क पर 2 लड़कियों पर बेरहमी से हमला हुआ। आखिर विराज के अंदर इतना गुस्सा क्यों छुपा हुआ था, और क्या यह गुस्सा किसी बड़े जुर्म के होने की तरफ इशारा कर रहा था? ये लीजिए, आप भी लीजिए। अरे विशाखा, आरती दिखाई नहीं दे रही। आरती तैयार हो रही है, आती है बस थोड़ी देर में। आप हर बार ऐसे ही कहते हैं। एक बार कह दिया तो कह दिया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ठीक है, तो मुझे भी कुछ नहीं सुनना। अरे ये क्या तुम लोग बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? और आरती, बड़े भाई से कोई ऐसे जबान लड़ाता है? हाँ, लेकिन शादी आपकी है या मेरी? मनीष किसी भी हालत में शादी का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब मुझे ये शादी नहीं करनी। अगर मनीष भैया इस शादी का हिस्सा नहीं होंगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये क्या जिद लगा रखी है तूने? आप लोग क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? हाँ, बाहर तक आवाज जा रही है आप लोगों की। कुछ परिवार और समाज के बारे में सोचो तुम लोग। तुम्हें पता भी उसने किया क्या है? पूरे परिवार का नाम बदनाम किया है। उसकी परछाई तक इस शादी में नहीं पड़ने दूंगा मैं। भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस परिवार की बदनामी हो। तो ये सब क्या है? हाँ, अपने से 12 साल बड़ी औरत से शादी की हमारे मर्जी के खिलाफ, और उस पर से जुबान चलाता है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुमने हमारे खानदान का नाम बहुत ऊंचा किया है। अगर आपने एक शब्द और बोला ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मनीष, निकल जा यहाँ से, और साथ में अपनी ये नौटंकी भी लगाता जा। भैया दोबारा बोलिएगा नहीं ऐसा। मनीष बस, चलो यहाँ से। विकास, विकास,
नहीं उठा रहा है ये। आसपास देखो और कुछ होता है क्या? हैप्पी रोज डे। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। बाहर मौसम भी कितना अच्छा है। क्या हुआ? सर, घर वालों से पता चला है कि विकास के मर्डर वाले दिन उसकी अपने भाई मनीष के साथ लड़ाई हुई थी। लड़ाई की वजह? कि मनीष ने घर वालों के खिलाफ जाकर सुनंदा से शादी की। सुनंदा की एज मनीष से तकरीबन 12 से 13 साल ज्यादा है। यानी कि इस वजह से मनीष और विकास के बीच में झगड़ा हुआ। कौन कौन थे वहां पर उस वक्त? सर, विकास का भाई मनीष, मनीष की बीवी सुनंदा, विकास की बीवी विशाखा, मनीष और विकास की बहन आरती और उनकी माँ। कैसे रिश्ते हैं इन लोगों के आपस में? सर, विकास चाहता था कि मनीष आरती की शादी में ना आए। मनीष किसी भी हालत में शादी का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर मनीष भैया इस शादी का हिस्सा नहीं होंगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। आपका और आपके भाई विकास के बीच में झगड़ा हुआ था? जी सर, उस दिन हम दोनों के बीच काफी कहासुनी हो गई थी। सर, हम दोनों के बीच काफी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी। आए दिन हम दोनों के झगड़े हो जाया करते थे। हमने तो ये भी सुना है कि विकास आप लोगों की शादी से खुश नहीं थे। जी हाँ सर, भैया चाहते थे कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं। दरअसल सर, सुनंदा मुझसे 12 साल बड़ी है और उनकी मर्जी के खिलाफ मैंने शादी की, इसलिए। आरती और आपकी एज में काफी डिफरेंस है, फिर भी आप उससे शादी के लिए तैयार हो गए, ऐसा क्यों? सर, विकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे काफी समय से जानता हूँ। वैसे वो आरती के लिए लड़का ढूंढ ही रहा था, लेकिन मनीष की वजह से वो उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में आपने विकास के बिहेवियर में कुछ चेंज देखा? कुछ अजीब सा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। बस अपनी बहन आरती की शादी को लेके वो थोड़ा परेशान रहता था। ठीक है सर, उस दिन शादी में सभी गेस्ट से मैंने पूछताछ की, उन सभी का यही कहना है। सर, विकास की मनीष से लड़ाई होती थी सुनंदा को लेकर। उसके अलावा ना तो उन्होंने विकास को किसी से लड़ते देखा और ना ही किसी से बात करते। और कोई एक ऐसा तार है जो हमारी पकड़ से बाहर है। एक काम करो कि पूरे परिवार के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके सर। मुंबई में पुलिस विकास के कत्ल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी और इधर नासिक में पुलिस को एक लड़की की लाश कचरे के पास पड़ी हुई मिली। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसने दर्द की वजह से दम तोड़ दिया। क्या इसके पीछे भी विराज के गुस्से का हाथ था या फिर कोई और भी था जो इन मासूम लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा था? नीतू वॉज अ नाइस गर्ल, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, स्टडीज में भी अच्छी थी, पर पिछले कुछ महीनों से परफॉर्मेंस काफी डाउन हो गई थी। पिछले कुछ दिनों में वो विराज से ज्यादा बात करती थी और हमसे कम। विराज? नीतू को जानते थे तुम? हाँ सर, जूनियर है मेरी, अक्सर बात होती है हमारी। कॉलेज में स्टूडेंट्स बता रहे थे कि वो तुम्हें पसंद करती थी और प्रपोज करने वाली थी। मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं कॉलेज ये सब करने नहीं जाता। आखिरी बार कब मिले थे तुम उससे? कल ही मिले थे। जब वो जा रही थी उसने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रही? नहीं, मैं तो कॉलेज से सीधा घर आया और पढ़ाई करने बैठ गया। सर, इन्होंने विकास को किसी से बात करते हुए देखा था। किससे बात करते हुए देखा था आपने विकास को? सर, मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो किससे बात कर रहा था, पर लग रहा था उनकी आपस में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। उस आदमी का चेहरा याद है आपको? सर, उनका चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद है। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हैं आप? क्यों नहीं सर। सामने स्केच बनवा। होय साहब, आइए। विकास के मर्डर के कुछ दिन बाद आखिरकार पुलिस को इस केस में थोड़ी बढ़त मिली। किसी ने विकास को आखिरी बार किसी के साथ झगड़ते हुए देखा था और अब पुलिस के पास
उस अनजान शख्स का स्केच था। मोरे, ये स्केच आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। ओके सर। किसी को बताया तो नहीं तो मुझसे मिलने आ रहा है? चल ठीक है, अभी निकल। और सुन, तेरा मेरा हिसाब बराबर है। जी बोलिए। सर, मनीष भैया और सुनंदा भाभी किसी काम से बाहर निकले थे, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए हमने आपको फोन किया। सर एक मिनट। सर, हत्या के 1-2 दिन बाद मनीष और सुगंधा का गायब हो जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्यम उन दोनों का यहाँ था? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। उस लड़की को डंडे से बहुत बुरी तरह से मारा गया है। राणे, पिछले महीने 2 लड़कियों को हॉकी स्टिक से मारा गया, लेकिन वो बच गए। ये दोनों केस काफी मिलते जुलते हैं। जी सर। वो फाइल लेकर आओ और दोनों लड़कियों से पूछताछ करो। ओके सर। आप उसका चेहरा पहचान सकते हैं? रात बहुत अंधेरा था, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। वो अचानक से पीछे से आया और हमें हॉकी स्टिक से मारने लगा। अच्छा, उस हमलावर के बारे में ऐसा कुछ बता सकती हो जिससे उसे पकड़ने में हमें आसानी हो? ऐसा कुछ तो याद नहीं। आप लोग सब यहीं रहते हैं? कुछ पता है इसके बारे में? नहीं सर, आसपास तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। होय सर। जो जानता था सिर्फ मनीष जानता था। क्या आप इसे जानती हैं? ध्यान से देखिए, इस आदमी को आपके पति विकास के साथ आखिरी बार बात करते देखा गया था। नहीं सर। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको जब भी पता चले हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। एक बात और, क्या आप हमें मनीष और सुनंदा का कमरा दिखा सकती हैं? जी सर। चलिए। सुनंदा के पति की बॉडी एक पार्क से मिली थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अपने पति की मौत के बाद सुनंदा किसी दूसरे मर्द के साथ थी। तो क्या यह सब सुनंदा का खेल है? सुनंदा अपने पति मनीष से 12 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी मनीष उससे बहुत प्यार करता था और हर बार उसे पूरा सपोर्ट करता था। लेकिन मनीष की मौत के बाद सुनंदा का किसी और मर्द के साथ होना, आखिर क्या राज छुपा था सुनंदा के इस दोहरे रूप में? सुनंदा के कॉल रिकॉर्ड्स तो बिल्कुल साफ हैं। खाली उसने घर वालों को ही फोन किया है और घर वालों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता है। सुनंदा के बारे में हम में से कोई कुछ नहीं जानता था। जो जानता था सिर्फ मनीष जानता था। अगर कोई अपने अतीत को इतना छुपाने की कोशिश करे तो समझ लो उसके अतीत में जरूर कुछ गड़बड़। बट सर, सुनंदा के अतीत में जाए कैसे जाए? कोई रास्ता तो नजर ही नहीं आ रहा। रास्ता हमें खुद ढूंढना होगा मोरे। एक काम करो, ये स्केच और सुनंदा की फोटोग्राफ सुनंदा के घर के आस पड़ोस में और मार्केट में हर जगह दिखाओ, देखो क्या पता चलता है। ओके सर। अरे सुनो, इसको कोई देखा है? हाँ जी देखा है, 1-2 रोज पहले हमारे यहाँ फोन करने के लिए आई हुई थी। सर, ये सुनंदा ये पीछे पे आई थी किसी को फोन करने के लिए। ये पीछे से कॉल डिटेल्स निकलो, देखो किससे बात की उसने। वैसा है, चलो। ये मनीष और सुनंदा के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा था? मेरा मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, उन दोनों के बीच तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। मेरा बेटा सुनंदा को बहुत चाहता था, उसके पीछे पागल था, कुछ भी कर सकता था उसके लिए। आप लोगों को सुनंदा के मायके वालों के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, अगर हम लोग सुनंदा से कुछ उसके मायके के बारे में पूछते थे ना, मनीष को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम कुछ पूछते ही नहीं थे उससे। सब मनीष भैया और सुनंदा भाभी नासिक में ही मिले थे और वो वही रहती थी।
इसका मतलब नासिक जाकर ही सुनंदा के बारे में कुछ पता चलेगा। अभी तक इस केस की प्राइम सस्पेक्ट सुनंदा है, इसलिए मुंबई पुलिस ने सुनंदा के बारे में पता लगाने के लिए नासिक पुलिस की मदद ली। कामी साहब, आपकी मदद चाहिए होगी हमें दो लोगों के बारे में पता करने के लिए। बोलिए। सुनंदा नासिक की रहने वाली है और शादी करके मुंबई चली गई है। पहले सुनंदा के जेठ विकास का मर्डर होता है और फिर सुनंदा के पति मनीष का मर्डर होता है और साथ साथ सुनंदा भी गायब है। ये सुनंदा के पति की फोटोग्राफ है, ये सुनंदा की। सुनंदा जिस तरह से अपने अतीत को छुपाने की कोशिश कर रही है, हमें डाउट है कि उसके अतीत में जरूर कुछ घटा है। ये स्केच उस आदमी का है जो हमें लगता है कि इस केस से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, मैं अपनी टीम को काम पे लगा देता हूं। थैंक यू सो मच। ओके सर। कॉलेज से स्पोर्ट्स टीचर ने हॉकी टीम की लिस्ट भेजी है, उसमें विराज का नाम भी है। तलाशी लोग इसके घर जाके। जी सर। जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। किस लिए? हमें शक है विराज पे कि उसी ने नीतू का खून किया है। खून? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? हमें पूरा भरोसा है उस पर, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले आप हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए, आप पहले अपना सर्च वारंट दिखाइए। जी देखिए, सर्च वारंट तो हम दिखा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब की बार विराज को उठा के लेके जाएंगे ना तो उसकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। पड़ोसी से कुछ पता चला? सर, पड़ोसियों ने बताया कि विराज जिन लोगों के साथ रहता है वो उसके माता पिता नहीं है, बल्कि दादा दादी। जब विराज 10 साल का था तब उसके पिता की डेथ हो गई और 2 साल बाद उसकी माँ किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। माँ के ऑफिस के बारे में थोड़ा पता चला, दादा दादी ने जितना लोगों को बताया था उतना ही वो बता पाए। फिर तो हम दोनों से पूछताछ करनी पड़ेगी। साहब, विराज हमारा पोता है, उसके बाबा ने आत्महत्या कर ली थी। हमने ये बात विराज से छुपाने की बहुत कोशिश की, पर विराज बहुत होशियार है साहब। वो जब 10 साल का था तब से सब जानता है। और उसकी माँ? उसने तो हमारे घर को बर्बाद कर दिया। उसकी वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या की और वो अपनी बच्ची को यहाँ अकेले छोड़कर चली गई। अभी कहाँ है वो? पता नहीं है, और हमने जानने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि विराज इन सब बातों को याद रखे। उसके कोई फोटोग्राफ? मैं लेके आता हूँ। ये शुर सुनो। सर, ये तो वो सुनंदा है जिसको मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। विराज अभी कहाँ मिलेगा? कॉलेज में होगा। सर, मुझे नहीं पता माँ कहाँ है। जब से माँ हमें छोड़ के गई है, मेरी माँ से कभी बात नहीं हुई। गुस्सा नहीं आता तुम्हें अपनी माँ पे? माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है सर। जैसे ही पापा का बिजनेस ठप हो गया था, उसके बाद पापा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ घर पे ही बैठे रहते थे। माँ ही हमारे लिए पैसा कमाती थी और माँ ही घर चलाती थी। सब पापा को ताने मारने लग गए। पापा ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तुम जाओ। तुम लोग,
तुम लोग मुझ पे विश्वास कर सकते हो। मुझे इस तरह कहतियों की तरह रखने की क्या जरूरत है? चुपचाप खाना खाओ। ये तेरे नखरे ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। अंशु लाएगा ना तब उससे प्यार वाली बातें करना। वो दोबारा तुम्हारे प्यार में पागल होगा। मैं पागल नहीं हूँ, समझी? इंस्पेक्टर कांबले, मुझे लगता है विराज ने ही अपनी माँ का किडनैप किया और बाद में उसे मार दिया। मात्रे साहब, विराज से बात करके हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो अपनी माँ पे गुस्सा है। माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है सर। जैसे ही पापा का बिजनेस ठप हो गया था, माँ ही हमारे लिए पैसा कमाती थी और माँ ही घर चलाती थी। अपने पिता की मौत के लिए भले ही विराज अपनी माँ को जिम्मेदार ना मानता हो, लेकिन बचपन में उसे छोड़कर चले जाने के लिए वो अपनी माँ को जिम्मेदार जरूर मानता हो। क्या एक बच्चा अपनी उस माँ को माफ कर सकता है जो उसे 14 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी और फिर कभी पलटकर उसके बारे में पूछा तक नहीं? लेकिन विराज ने पुलिस को बताया कि वो अपनी माँ से नाराज नहीं। विराज के स्टेटमेंट से अब तक कुछ क्लियर नहीं था। पुलिस को यह तो समझ में आ गया था कि सुनंदा और विराज माँ बेटे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि ये केसेस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। एक्सक्यूज मी। यस सर, मे आई हेल्प यू? कोई सुनंदा नाम की औरत आपकी कंपनी में काम करती थी? एक मिनट सर, मैं चेक करती हूँ। इस नाम से तो किसी ने हमारे कंपनी में कभी काम ही नहीं किया। कंपनी के पुराने रिकॉर्ड देखिए जरा। एक मिनट सर, नहीं है सर। अच्छा, इस ऑफिस के अलावा आपके और भी कोई ऑफिस है? हाँ, हमारे ऑफिसेस पुणे, मुंबई और बैंगलोर में भी है। वहाँ के एम्प्लॉयज की डिटेल्स देख सकती हैं आप? यस सर। सर, पुणे ऑफिस में एक सुनंदा है जिन्होंने पिछले साल ही ज्वाइन किया। क्या ये वही है? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। कमाल की बात है, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी बहू रोज कहाँ काम पे जाती थी? सर, मैं सच कह रही हूँ। उसने सिर्फ हमें ये बताया था कि वो किसी कंपनी में काम करती है और शादी के बाद उसने अपना ट्रांसफ़र भी मुंबई करवा लिया था। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता सर। सर, इस केस की कोई दिशा ही नहीं नजर आ रही। घूम फिर कर हम फिर से परिवार पे ही आ गए। लेकिन दायरा बड़ा होता जा रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं इसमें। हो सकता है शायद इन्हीं में से कोई फंसे। सर, सुनंदा को किसी और वजह से भी तो किडनैप किया जा सकता है। लेकिन फिरौती का कोई कॉल नहीं आया मोरे, और ना ही इनके पास इतना पैसा है देने के लिए। कि जिस किसी ने भी ये काम किया है, मुझे लगता है निजी कारणों की वजह से किया है। हो सकता है किडनैपर सुनंदा से किसी बात का बदला लेना चाहता है। एक काम करो, ये स्केच नासिक के हर मोहल्ले, हर दुकान, पब्लिक प्लेसेस पे सर्कुलेट करो। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो सामने आएगा। वैसे भी हमारे पास मनीष और विकास के मर्डर केस में कोई लीड नहीं। ये सुनंदा हमारे हाथ आ जाए तो शायद इस केस में कोई लीड मिले। राइट सर। सर, ये हॉकी मिली है। ठीक है, इसे फॉरेंसिक भिजवा दो। सर, सुनंदा ने जिस पीसीओ से बात की थी उसके कॉल डिटेल्स आ गए। उस दिन उसने विराज से भी बात की। इसका मतलब विराज ने हमसे झूठ बोला। जब से माँ हमें छोड़ के गई है, मेरी माँ से कभी बात नहीं हुई। विराज, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि 3 साल पहले तुम्हारी सुनंदा से बात हुई थी? पीसीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक सुनंदा के गायब होने से कुछ दिन पहले तुम्हारी सुनंदा से बात हुई थी। देखो, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। जो जानते हो सच सच बता दो। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं बहुत बिजी हूँ अभी। जब फ्री होऊंगा तब मिल लूंगा आपसे। और हाँ, मुझे आपसे आगे से कोई बात नहीं करनी, ठीक है? तुम समझते क्यों नहीं? मैंने जो भी किया वो मुझे कुछ नहीं सुनना है और मैं सब समझता हूँ। हमारी लास्ट टाइम माँ से यही बात हुई थी सर। सर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई। उस हॉकी स्टिक पर नीतू का ही खून था। लड़कियां पसंद नहीं करती थी तुझे। उनका पीछा करने के बाद भी जब तुझे कुछ नहीं मिला तो तू उन्हें मारता था। लड़कियों की जान तेरी हवस के आगे बहुत कम जरूरी लगी तुझे। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी किया तुम सोच समझ के किया।
मैंने कभी नीतू का पीछा नहीं किया, लेकिन नहीं, उसे अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं था। दोस्त थी मेरी, हम अच्छी खासी बातें करते थे, पर वो भी दूसरी लड़कियों की तरह निकली जो किसी के साथ भी नाच लेती हैं, किसी भी चीज का ख्याल नहीं होता उन्हें। अब गुजरती उसके परिवार पे, जब वो देखते उसे ऐसे, सबकी सब कैरेक्टरलेस है, सब। सोच समझ कर अगर तूने ये काम किया है तो बिना सोचे समझे तो तू फिर क्या ही करता। तेरी सोच ने तुझे जानवर बना दिया, तू खुद जानवर बन बैठा है। किसी लड़की का किसी लड़के के साथ नाचना या छोटे कपड़े पहनना उसको कैरेक्टरलेस नहीं बना देता। मास्टर साहब, विराज के दिमाग में उसकी माँ की वजह से गुस्सा बैठा हुआ है और शायद यही कारण है कि वो सभी लड़कियों से नफरत करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुनंदा अभी है कहाँ? अभी तक इस केस में कोई बढ़त नहीं मिली थी। पुलिस के लिए केस अब भी एक राज बना हुआ था। और दूसरी तरफ ये सुनंदा के साथ क्या हो रहा था? अंशुल जो कभी उससे प्यार का दावा कर रहा था तो कभी उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अंकल एक वड़ा पाव देना। ये फोटो किसका है? अरे भाई हमें क्या मालूम, वो पुलिस वाला आके लगा के चले गए। एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाओ मुंबई में इस पूरे परिवार पर नजर रखने के लिए। मुझे पूरे परिवार के बैंक रिकॉर्ड्स और ट्रांगुलेशन रिकॉर्ड्स चाहिए। राइट सर। हाँ मोरे, एनी अपडेट? सर, अंशुल और उसकी फैमिली के बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड, सर इससे साफ पता चलता है कि उस फैमिली के अकाउंट में कैश डिपॉजिट होता। पता चला है पैसों को लेकर आपके परिवार में कुछ समस्या चल रही थी? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपके बैंक की स्टेटमेंट के हिसाब से हर महीने आपके अकाउंट में कैश में पैसे डिपॉजिट होते थे। सर वो मनीष की कोई रेगुलर जॉब तो थी नहीं, वो फ्रीलांस काम करता था, तो उसके छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते थे और अधिकतर उसकी पेमेंट कैश में होती थी सर, इसीलिए हमारे अकाउंट में कैश में ही पैसे जमा होते थे। हेलो सर। ये तुम्हारी फोटो है ना? हाँ सर। 5 फेब को तुम मुंबई में थे? हाँ, मुंबई में था। जिस दिन तुम मुंबई में थे उस दिन विकास नाम के आदमी का खून हुआ और विकास के पड़ोसी ने उसके खून के पहले तुम्हें उससे बात करते देखा और उसी ने ये स्केच बनवाया। सर एक तो आप क्या समझा रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फिर कोई भी मेरा ऐसे स्केच बना के देगा तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है ये क्राइम मैंने किया। सच क्या झूठ क्या वो तो हम पता कर ही लेंगे। फिलहाल जब तक इस शहर से बाहर जाने के लिए ना कहा जाए बाहर मत जाना। ये कौन है? सर मेरा दोस्त अजय। ठीक चल। सर पूरे परिवार के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन सर उषा के कॉल रिकॉर्ड से एक ऐसे लैंडलाइन नंबर का पता चला जिससे वो लगातार बात करती थी। कहाँ का नंबर है? सर मुंबई में किसी लॉज का नंबर। इनमें से किसी को जानते हो? सच सच बता दो, वरना तुम्हारी ये लॉज भी बंद होगी और साथ में तुम भी बंद होगे। हमें पता है ये रोज यहाँ फोन करके तुम्हारे यहाँ रूम बुक कराती थी। सर सुनंदा एक प्रोस्टिट्यूट है, इसकी सास। सर ये रोज मुझे फोन करके यहाँ उसके लिए रूम बुक कराते। सर उसकी सास हमेशा उसके साथ आती थी और काम होने के बाद उसे यहाँ से लेकर चली जाती थी। पैसों का पूरा हिसाब किताब भी वही रखती है सर, और इनका बेटा भी इनके साथ आता था। बेटा? मोरे, इन दोनों में से कौन सा बेटा है? सर ये बात। विकास, आपने अपनी बहू को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेला, उसे किडनैप करवाया, जरा सी भी शर्म नहीं आई आप लोगों को? बोलो, जवाब दो। ये बात सही है कि हमने उससे जबरदस्ती एक काम करवाया था,
इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पैसों की बहुत जरूरत थी। विकास के पास कोई परमानेंट जॉब नहीं थी और मनीष कोई भी काम अच्छे से नहीं कर रहा था। और आपकी इतनी बात कहने से सुनंदा मान गई? नहीं सर, वो मानी तो नहीं थी, लेकिन हम लोगों को पता चल गया था कि शादी के पहले वो इन सब गलत कामों में थी, लेकिन मनीष को नहीं पता था साहब। इसीलिए मैंने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर वो ये सारे काम हमारे लिए नहीं करेगी तो हम मनीष को बता देंगे। नहीं माँ जी, मैं वो सारे काम दोबारा नहीं कर सकती। मत कर विकास, एक काम करते हैं, इसके अतीत के बारे में है ना मनीष को सब बता देते हैं, तो वो खुद ही से धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा। वो मनीष को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने हाँ कर दी इस काम के लिए। लेकिन सर, हमने सुनंदा का किडनैप नहीं किया है, ना ही हमने अपने बेटे को मारा है। क्यों मारेंगे अपने बेटे को? सच कह रही हूँ सर। सर, अंशुल के कॉल डिटेल्स आ गए। सर, कॉल डिटेल्स के हिसाब से अंशुल विकास के मर्डर वाले दिन विकास के घर के आसपास मुंबई में ही था। पता करो ये अंशुल इस वक्त है कहाँ पर और इसका विकास के साथ कनेक्शन क्या है। ओके सर। जिस दिन विकास का खून हुआ तो मुंबई में था ना? सर, मैंने आपको बताया तो था कि मैं मुंबई में ही था। वो क्या है ना कि काम के सिलसिले में आना जाना लगा ही रहता है। उस दिन विकास के घर के बाहर क्या कर रहा था? सर, बहुत सारे पैसे लेने मुझे उससे, बस इसी वजह से गया था। तो फिर उस दिन झूठ क्यों बोला? इन दोनों भाइयों ने मुझसे खूब पैसे लिए हुए और जब वापस मांगे तो सर आनाकानी करने लगे। सर, ये मनीष तो कुछ काम करता ही नहीं है और ये विकास, इसने भी अपने ऑफिस में खूब हंगामा किया, तो सर इसे भी ऑफिस से निकाल दिया। अब सर मुझे बताओ, आप कहाँ से पैसे देते मुझे? और फिर तूने विकास को मार दिया? भला मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं उससे मिलने गया था, मिला और वापस आ गया। सर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इसे जानता तू? किसी को बताया तो नहीं? तो मुझसे मिलने आ रहा है? नहीं, किसी को नहीं बता। नहीं सर। पक्का? सर, विराज की कॉल डिटेल्स आ गए हैं जिनसे पता चलता है कि मुंबई जाने से पहले अंशुल से उसकी बात हुई। एक काम कीजिए, आप इस विराज से जरा अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए। नफरत करता हूँ मैं अपनी माँ से। उसने पैसे के लिए अपने आप को बेच दिया, उसकी वजह से सारा घर बिखर गया। पापा ने सुसाइड कर लिया, लेकिन वो घर छोड़ के चली गई। उसे तो सिर्फ अपनी पड़ी थी, मेरे बारे में भी उसने कभी नहीं सोचा, एक बार भी। तूने उस दिन अंशुल को कॉल क्यों किया था? अंशुल माँ का बेस्ट क्लाइंट था। अगर माँ को कुछ भी जरूरत पड़ती तो वो सिर्फ अंशुल को कॉल करती। माँ को पैसों की जरूरत थी तो अंशुल ने उसे लोन दे दिया, लेकिन वो पैसे लेके भाग गई सर। वो इसे धमकाने लगा। अंशुल को माँ के बारे में जानना था, मैंने बता दिया। और फिर तेरी माँ का कॉल आया? हाँ, एक दिन आया था उसका कॉल, मुझे मिलने के लिए बुला रही थी। एड्रेस भी दिया था उसने अपना। और तूने वो एड्रेस अंशुल को दे दिया? नहीं सर, दिया नहीं, बेच दिया। जैसे मेरी माँ ने अपने आप को बेच दिया था कई साल पहले उस पैसों के लिए। सर, उनकी माँ से ही सीखा है मैंने, पैसों के लिए अपनी आत्मा तक बेच देना। सर, मुंबई नासिक हाईवे पर अंशुल के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई। हाँ साहब, मुंबई में सुनंदा को वापस लाने ही गया था। साली ने जिंदगी खराब कर दी मेरी। साली ने प्यार का नाटक मुझसे किया और शादी की उस मनीष से। क्या कुछ नहीं किया उसके लिए मैंने। अपने नाम पे लाखों रुपए का लोन दिलवाया और वो साली एहसान फरामोश सब कुछ लेके भाग गई। साहब, अब लड़की तो गई पर पैसा तो वापस उतारना ही था ना, और उसका मेरे पास एक ही तरीका था, इस सुनंदा को वापस लाऊं और उससे धंधा करवाऊं। इसीलिए साहब मैंने इसका सारा नाम पता निकलवाया और इसका पीछा करना शुरू किया।
साहब मेरे दिमाग में ऑलरेडी सेट था, इसके पति को टपकाऊंगा और इसको वापस लेके आऊंगा। और एक दिन मैंने देखा साहब इसे विकास के साथ, वो रोज आता था, इसको लेके जाता था, तो मुझे लगा साहब कि ये इसका पति है। इसलिए तूने विकास को मार दिया? हाँ साहब, मार दिया। ये मैंने गलत आदमी मार दिया। इसका पति विकास तो है ही, इसका पति तो मनीष है साहब। अब चाहे विकास पति हो चाहे मनीष, मुझे लोन का पैसा तो उतारना ही था। तो साहब एक दिन जब ये भाग गई ना मनीष के साथ, तो मैंने सही मौका देख के मनीष को भी टपका दिया। पैसों को वापस पाने की खातिर तूने 2 लोगों की हत्या कर दी और एक को तो तू जिंदा गाड़ने वाला था, ऊपर से तू उसे प्यार का नाम भी दे रहा है। साहब प्यार तो मैं इसको करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन साहब जिनसे मैंने इसको लोन दिलवाया था ना, भेड़िए आदमी है, भेड़िए। अगर पैसा नहीं देता ना तो मेरा ही खून कर देते। इसलिए साहब मैं क्यों मरूं? मैंने पैसों के लिए दूसरों को मार दिया। तेरे साथ जो ये अजय पकड़ा गया, ये कौन है? नहीं साहब, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको आप छोड़ दो। वो तो बस आप थोड़ी सी मेरी मदद कर रहा था और बदले में साहब उसको भी थोड़े मजे मिल गए सुनंदा। सर मैं भी एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन जब मेरे पति का काम बंद हुआ तो मैंने घर चलाने के लिए एक छोटी सी नौकरी कर ली, लेकिन उससे उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे घर चल सके। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। फिर मेरे सास ससुर ने मुझे इस कीचड़ में ढकेल दिया और मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में मेरे बेटे को कुछ भी पता चले। सिर्फ मेरे पति को ये बात पता थी, और जब उन्होंने आत्महत्या कर ली तो मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा था। शायद उसे ये पता चल गया था कि उसकी माँ एक गंदी औरत है और मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। तब मुझे मनीष मिला। मैं अपने बेटे का सामना नहीं कर पा रही थी सर, और मैंने मनीष से शादी कर ली और नासिक से मुंबई चली आई। मनीष मुझसे बहुत प्यार करता था, सबसे लड़ता था मेरे लिए। उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन यहां मेरे जेठ विकास और मेरी सास जरूर जानते थे कि मैं नासिक छोड़कर मुंबई क्यों आई थी। और फिर वो लोग मुझे ब्लैकमेल करने लगे। इस गंदे काम में मुझे फिर से ढकेला। घर में पैसों की जरूरत थी, सिर्फ इसलिए। मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर मेरे अतीत का सच मनीष के सामने आ गया तो शायद मैं मनीष को खो दूंगी, और मैं मनीष को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक वही तो था जो मेरी कद्र करता था। इसलिए सर मैं वही करती रही जो मेरे जेठ और मेरी सास ने मुझे करने के लिए कहा। विराज के गुस्से के कारण कई लड़कियों ने अपनी जिंदगी खो दी, लेकिन एक और जिंदगी जिसने बहुत कुछ खोया वो थी सुनंदा। सुनंदा ने मजबूरी में वेश्यावृत्ति शुरू की, जिसकी वजह से उसके पति ने आत्महत्या कर ली और उसने अपने बच्चे से मुंह मोड़ लिया। और तभी उसकी जिंदगी में आया मनीष, जो उसके लिए खुशी की एक आखिरी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उसे भी सुनंदा से छीन लिया गया। और इसका फायदा उठाया उसके सास ससुर ने और उसे फिर से वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। बाकी सबने भी अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए उसका फायदा उठाया। तकलीफें हम सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उन तकलीफों से डर कर हम हार नहीं मान सकते। इसके लिए बेहद जरूरी है कि परिवार वाले एक दूसरे से बातचीत करें और मिलकर हर मुश्किल का सामना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।